अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जो कि मुज़ाकरात करेगी हुकूमत से, और अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जेल वाली सरकार ने कह दिया था कि ना तो कोई बात होगी, और फिर मोहसिन नकवी आते थे, वो कहते थे मुज़ाकरात का तो कोई तस्वुर ही पैदा नहीं होता, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बट एट द एंड इवेंचुअली वक्त ने ये साबित किया है कि सियासत के अंदर हमेशा टेबल टॉक से ही तमाम मसाइल हल होते हैं। और टेबल टॉक के लिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसमें उमर अयूब थे और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, असद कैसर थे, ये लोग शामिल थे। और अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत से ये खुद उन्होंने पेशकश की है कि हुकूमत आए, हमारे साथ बैठे, बात करे। क्योंकि पहले तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उसके अहम रहनुमा थे वो तो ये कहते थे कि हुकूमत कौन होती है, इससे बात की जाए, हुकूमत से नहीं करने बल्कि मुज़ाकरात तो कहीं और होने हैं, किसी और के बुलावे का इंतजार है, कहीं और से बातचीत होगी। और अब कमेटी बन गई है और तमाम रहनुमा क्या कुछ कहते रहे हैं ये मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, उसको डील करने के हवाले से, जरा उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। पहले ये बड़ी अच्छी बात है कि जो कोई भी मुज़ाकरात करने चाहता है हम उससे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे मिलेंगे भी। ये दिस इज अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर। लेकिन ऐसा ना हो कि जब केपीके के अंदर गवर्नर केपीके एपीसी बुलाते हैं तो तब कह दिया जाता है कि हमने इनकी एपीसी में क्यों जाएं, हमने तब नहीं जाना है। या फिर ये कहा जाता है कि जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है मुज़ाकरात करेगी तो जेल से एक पैगाम आ जाए कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और हुकूमत कौन होती है जिनसे मुज़ाकरात किए जाए, तो ये कमेटी की ये सारी बातें फिर उलट साबित हो जाए। मतलब सिर्फ कह देना बातों की हद तक तो मसले का हल नहीं है ना। और उसके बाद अब जो तहरीके अदम की एक कल भी हमने ये खबर की थी कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो फिर हम दोबारा से तहरीक चलाएंगे। तो फिर उसका तस्वुर क्या होगा जब ये मुज़ाकराती कमेटी बनी है और हुकूमत को खुद पेशकश करी है कि मुज़ाकरात करें, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। ये चीजें जो है वो बड़ी अलार्मिंग है। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आप बड़ा कोई कीन ऑब्जर्वर हो जो कि समझता हो इस पूरी सियासत को, तो उसे अभी तक ये कि एट द एंड इवेंचुअली फेस सेविंग के लिए बात आपको करनी हुकूमत से ही है। फिर पीछे पैगाम किसी और के पास जा रहा है, ऊपर वाली, अंदर वाली, नीचे वाली सरकार, वो अलग बात है। एट द एंड फेस सेविंग के लिए आपने बात हुकूमत से ही करनी है। जुल्फिकार राहत साहब, इसार राना साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। 5 रुकनी कमेटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त बस अब नजर ये आ रहा है राहत साहब कि मुज़ाकरात मतलब ऐसे जैसे कि अभी उनको पेशकश होगी और ये सारे भागे 500 मिलने जाएंगे और मुज़ाकरात हो जाएंगे। और जो अदम इस्तेकाम था पाकिस्तान की सियासत में उसको खत्म करने के लिए ये एक कोशिश की गई है। किस तरीके से देख रहे हैं आप सारे इस मुज़ाकराती अमल को? हुकूमत से खुद राब्ता किया है भाई उन्होंने, कितनी अच्छी बात है। देखिए, ये मुज़ाकरात के नाम पे एक मजाक हो रहा है, और ये जो लोग मुज़ाकरात करने जा रहे हैं इनके पल्ले कुछ नहीं। अच्छा। ना डिसीजन पावर है और ना ये कुछ कर सकेंगे। मैं बड़े दो टोक अंदाज में ये बात कर रहा हूँ कि असल में सिचुएशन ये बन गई है कि पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स को, लीडर्स को बानी पीटीआई ने खपा दिया है, थका दिया है, और इस हालत में वो ले गए हैं कि वो बेबसी की एक बेचारे निशानी बन के, अलामत बन के खड़े हैं, और पूरी लीडरशिप को और पार्टी को इतना बेबस कर दिया है। और ये वो बात थी जो हम पहले दिन से समझाते चले आ रहे थे, कहते चले आ रहे थे कि बानी पीटीआई को कि देखिए अपनी ताकत को इस तरह खत्म नहीं करते, इस तरह लोगों को मरवाते नहीं, थकाते नहीं। और जिस तरह हर जुमेरात को एहतजाजी मुजाहरा, हर जुमे को जुलूस, फिर डंडे, फिर शेलिंग, और ये मसलसल आपको पता है कब से ये सिलसिला चल रहा है। उसमें कई लोग जान से गए, कई लोग अस्पतालों में पड़े हैं, और कई लोगों की जायदादें तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन वो साहब अंदर पड़े हैं, लीडर मजे ले रहे हैं, और कारकुन बेचारे ये सारी इसकी प्राइस पे कर रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि पीटीआई एक तरह से बेबसी की पोजीशन में चली गई है। वो पीटीआई जो कहती थी कि फार्म 47 की ये गवर्नमेंट है, ये नाजायज गवर्नमेंट है, ये गलत गवर्नमेंट है, हम इसको नहीं मानते, हम इससे बात नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर इमरान खान का भी अब ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वो भी हमेशा से कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा, मैं नून लीग के साथ नहीं बैठूंगा, ये करप्ट है, ये दुश्मन है, पता नहीं क्या क्या है। और उसकी तो सारा नैरेटिव इन पार्टीज के खिलाफ है ना। पीटीआई
ने तो जन्म ही इन पार्टीज की दुश्मनी और मुखालफत में लिया है। और जो पीटीआई का वर्कर है वो इन पार्टीज की मुखालफत में मोटिवेट होता है और इनकी नफरत के नतीजे में वो पॉपुलर हुए। ये तो फैक्ट है। ये हमारी खुद उनसे मुलाकात हुई थी जब उस्मान पार्क में बैठते थे। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का वजूद ही इन दोनों पार्टीज की नफरत में बना है और इन दोनों पार्टीज चूंकि करप्ट थी, इनको निकाला गया और इनको फारिग किया गया, इनकी 3 हुकूमतें फारिग हुई तो उसके नतीजे में पीटीआई बनी और मैं इनके साथ हाथ नहीं मिला सकता। और आज जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, असद कैसर साहब स्पीकर से राब्ता कर रहे हैं, 16 दिसंबर का मुशतरका इजलास भी बुलवा लिया गया है और अब तरले मिन्नतें हो रही हैं, 5 रुकनी कमेटी बैठ के वेट कर रही है। पहले मुझे यही पता था, अब यही कहेंगे कि पहले ये देखते थे किसी और तरफ देखते थे और वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया, रोज फोन करते थे, आगे से किसी ने फोन ही अटेंड नहीं किया। तो अब ये हुकूमत की तरफ देखना शुरू हो गए। ठीक हो। और कल भी मैंने ये बात की थी कि अब पीटीआई बहुत ज्यादा दबाव में है जनरल फैज की वजह से और गवर्नमेंट समझती है कि दिस इज द राइट टाइम कि वो इनसे कोई बार्गेनिंग करेगी, कुछ बातें करने की कोशिश करेगी, चीजों को डिल्यूट करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि ये जो लोग मुज़ाकरत करने आ रहे हैं और जो जा रहे हैं दोनों तरफ से, इनके पल्ले कुछ नहीं, ना लेने वाले कुछ लेंगे या ना देने वाले कुछ देने की पोजीशन में है। जहां से कुछ मिलना है वो आपको भी पता और मुझे भी पता। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये मुज़ाकरात का अमल एक खुशाइंद है। राना साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हुकूमत ने भी कहा है कि हम इसकी पेशकश को कबूल करते हैं और इसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की सूरत में देखते हैं। बल्कि ख्वाजा साहब का बयान है कि बिल आखिर एट दी एंड इवेंचुअली आए तो फिर ये मुश्तरका इजलास की तरफ और पार्लियामेंट की तरफ सड़कों की सियासत छोड़ के। अच्छी बात नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकल आ गई, अच्छी बात है। और पीटीआई तो कहती थी हम किसी से बात नहीं करेंगे और हुकूमत कहती थी कि ये तो तखरीबकार हैं, दहशतगर्द हैं, रियासत से टकराते हैं। तो आज वो किस मुंह से इनके साथ बैठ रहे हैं? पीटीआई अगर कहती थी तो ये भी तो ये कहते थे कि ये जमात इंतशार पसंद जमात है और रियासत से टकरा रही, तो आप किस जमात से आप मुज़ाकरात करने के लिए बैठ रहे हैं? दूसरी बात ये है कि ये सारी जो मुज़ाकरात है ना, ये बच्चों का गुड्डे गुड़िया का जो ब्याह करते थे ना, वो ये उसी तरह, ना इसका ना निकाह होना है, ना वलीमा होना, ना काका काकी, भाई ये होगा और इसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलना। उसकी रीजन ये है कि जो हुकूमत है, क्या वो इस पोजीशन में है कि अपोजिशन से कोई वादा करे और उस पर पूरा अमल भी कर ले? क्यों नहीं? अगर इस जोगी होती ये हुकूमत के जी ये वादे करती तो ये मामला बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। अच्छा, असल चीज ये है कि गरीबों की तरह जैसे वो फोन मिलाए तो आवाज आती है आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। इन्हें कोई मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। देखे ना, कल के जनरल फैज के वाले मामले के बाद ये बात क्लियर हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोची और क्या करने जा रही है। देयर इज नो मर्सी। ठीक है, तो जो पीटीआई जो मर्जी कहे, जो मर्जी करे, असल उनका एक जो बेसिक मुतालबा ना वो ये कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए। तो ये तो इस पोजीशन में नहीं है कि उन्हें ला सके, ना इनकी इतनी हैसियत है कि ला सके। तो ये सारा कुछ एक डंग टपाऊ पॉलिसी है। हाँ, इसका एक इंपैक्ट बनेगा कि अगर इमरान खान जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का कह रहे हैं ना, तो लोगों को एक ये आसरा मिलेगा कि नहीं, ये नहीं करनी, मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई रास्ता निकल आएगा, कोई क्या कहते हैं बीच में से ब्रेक थ्रू हो जाएगा और हम जरा हाथ होला रखें। अच्छा। तो ये एक ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल सकता है। अदरवाइज आई एम सॉरी, ये जो पार्लियामेंट हम कर रहे हैं कि पार्लियामेंट अगर इतनी तगड़ी होती तो आज तक उन लोगों को पकड़ लिया होता जो नकाबपोश आए थे और जो पार्लियामेंट में से बंदे उठा के ले गए थे। कर लेती ना पार्लियामेंट। सार्जेंट एट आर्म्स कार्यालय ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ तो कोई बहादुर क्या सी है? सार्जेंट एट आर्म्स को आपने मुअत्तल कर दिया, ये कर दिया। मजा तब था कि स्पीकर साहब उस केस को की प्रोब करके जो जिम्मेदार है उन्हें बुलाते पार्लियामेंट। उन्होंने कमेटी बनाई थी, राहत साहब आपको याद हो हमने डिस्कस भी किया था, उन्होंने कमेटी बनाई थी। अब वो कमेटी क्या गई, कमेटी ने क्या किया, ये राना साहब एक क्या कहूं मैं, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। कमेटी आपा खुर्शैद लेके भाग गई, बस वही ठीक है ना। हाँ। ये कमेटियां जो है ना, ये खूह खाता होता है। ठीक है, जब तुझे कुछ नहीं करना तो कमेटी बना दो। मुझे राना साहब आपकी बात से इख्तलाफ इस वजह से, आप कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, डंग टपाओ प्रोग्राम है मुज़ाकरात वाला, तो फिर पीटीआई ने खुद क्यों पेशकश की? अच्छा, इसमें दो चीजें जी।
एक चीज तो ये है कि जो जिसको आप कह रही थी, क्या कहा था कि वो डाला में बैठा, क्या है वो, जेल वाली सरकार। जेल वाली सरकार। अब देखे ना, किसी को एक ऊपर वाली सरकार है और एक जेल वाली सरकार। देखे ना, ये बड़ी बात है कि एक शख्स जेल में बैठ के सरकार बन जाए। जी जी, ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग तो जेल में बैठ के बाहर सरकार और प्रवास दो अरे भाई, जहाँ उनका घर है वो मुर्शद चौक बन गया। लोग तो जेल में बैठ के फनकार बनते हैं, फनकार बनते हैं लोग तो जेल में, ये सरकार बन गए। हाँ, और वो फनकारियां फिर ये नजर आ जाती हैं जब वो स्टाम्प सामने आता है ना कि 10 साल का माफीनामा लिख के गए हैं, तो फनकारियां सामने आ जाती हैं, बल्कि फनकारियां सामने आ जाती हैं। अभी तक तो वो जेल में फनकार बन के निकले नहीं है। जो जेल में निकले हैं उनकी तो हुकूमत है, जिन फनकारों की आप बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई ना फिजा ट्रेन मिस कर गई है। एक मौका जब ये इस्लामाबाद का इवेंट हुआ, ये सारा जो डिजास्टर हुआ 24 नवंबर और 26 नवंबर, इस दौरान एक प्रेशर आया था गवर्नमेंट के ऊपर भी, और पाकिस्तान के अदारे भी इस पे मुतहर्रिक थे कि चीजें कोई मुहसिन नकवी साहब और बाकी कुछ लोग, और जिस तरह मैंने पहले खबर दी थी कि एक बिजनेसमैन जाके जेल में भी मिले थे। लेकिन चूंकि बानी पीटीआई मसलसल एक जिद में है, हटदर्मी पे है, वो एक स्पेस अगर मिलती है कहीं से तो वो उसको अवेल नहीं करते। उनका अपना कोई नैरेटिव होगा, सोच होगी, और जिस सोच की वजह से वो वहां तक पहुंचे हैं अभी भी उसके ऊपर वो खड़े हैं। फैसल वाडा जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे उसके पीछे भी एक कहानी थी, जो साहब जेल के अंदर मिले थे उसके पीछे भी कहानी थी। पीपल्स पार्टी बेसिकली पीटीआई को रेस्क्यू करने के लिए तैयार थी। अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई ने वो ट्रेन मिस की है, और उसके नतीजे में आज फिर वो बंद गली के अंदर खड़े हैं। ये वही असेंबली है जहां से बड़ी हकारत के साथ बानी पीटीआई छोड़ के ना वो सारे इस्तीफे दे के निकल गए थे। अच्छा, वाडा साहब के कोई वो तो कहते हैं मैं बचाऊंगा, मैं तो हूं अभी तक उनके साथ, तो उनकी मौजूदगी में भी क्या वो बंद गली में है? देखिए, फैसला तो आपने करना होता है बचाने वाला। अगर मैं पूरी तरह से कहूं कि आपको बचाऊंगा तो आपने कहा जी मैंने छलांग लगानी है और आप छलांग लगा दे, तो मैं तो देखिए कोशिश ही कर सकता हूँ ना। हाँ। तो वहां पे भी उन्हें कहा कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानो मरंदा शौक भी सी। अच्छा, शौक ज्यादा है, यानी बड़ा ही लोग बचाने की कोशिश की है। बड़ी लोगों ने, पाकिस्तान के इदारों ने बचाने की कोशिश की, पार्टी के लोगों ने बचाने की कोशिश की, फैसल वाडा समेत बहुत सारे और लोगों ने बचाने की कोशिश की। एक स्टेज पे जनरल फैज ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं। जनरल फैज की तरफ भी हमने आना। मैं चाहूँ विद योर परमिशन, फैसल वावदा और बैरिस्टर गौहर की बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद बैरिस्टर साहब वाडा साहब के साथ चले जाएंगे सेनेटरशिप में, या फिर वाडा साहब वापस पीटीआई में आएंगे। जरा मैं ये फुटेज देखे, क्या खुशगवार है, मेरा भाई है ये, चेहरे देखे, खुशियां देखे, बताएं, मतलब इससे ज्यादा पॉजिटिविटी कहाँ नजर आएगी? गौहर अली खान साहब की मोहब्बत देखें और जफियां देखें, और ये वो कारकुन और वो लीडर जिसको गालियां पड़ती रही हैं, और आज गौहर अली खान साहब पता नहीं उनको क्या जवाब देंगे उन वर्कर्स को और उन सारे लोगों को। गुफ्तगू सुन और ये मैसेज पता नहीं किसको दे रहे हैं। सुन लेते हैं जी, गुफ्तगू सुने मैसेज। बड़ी लंबी उम्र है, आप अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है मेरा भाई, अच्छा इंसान है। आई मीन दिस इज अ गुड थिंग। गौहर अली खान को अच्छा इंसान होने के लिए भी अब फैसल वाडा से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट आज मिल गया, तो इसका मतलब है गौहर अली खान भी अच्छा इंसान तो कंसीडर हो गया। नहीं, मैं इसका मैसेज ये है कि वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ बहुत ही अच्छे गुड रिलेशनशिप में है। आप वो देखें। इसका मैसेज एक ही है। हाँ। ये मैसेज नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैसेज एक ही है। ये सारा एक एलीट क्लब है, और ये क्लब वो है कि ये टीवी के ऊपर आपको लड़ते हुए नजर आएंगे, ये एक दूसरे से के खिलाफ बातें करते हुए नजर आएंगे, कारकुनों को तकसीम करेंगे, कौम को तकसीम करेंगे, अवाम को तकसीम करेंगे, लेकिन जब खाने पीने का मामला आएगा ये इकट्ठे बैठेंगे, मफादात की बात आएगी इकट्ठे बैठेंगे। तो ये बेसिकली जो एलीट क्लब है ना, उसकी मेंबरशिप जो शख्स एक दफा ले लेता है, उसके बाद उनकी मफादात मुश्तरका होते हैं। ये बज़ाहिर आपको लड़ते हुए नजर आते हैं, अंदर से ये एक ही होते हैं, इकट्ठे ही होते हैं। तो इसलिए इस पे कोई जंबे वाली बात नहीं है इस क्लिप के ऊपर। अच्छा, ये ना भी क्लिप आता तब भी मेरा इतना ही यकीन है कि ये जब तन्हाई में बैठते हैं वहां पे हंसते हैं कि चंगा अवाम ने बेवकूफ बनाया।
ठीक हो गया। राणा साहब, what do you बस think? इनका सिर्फ ड्यूटी यही है। ये बैरिस्टर गौहर की और वाडा साहब की जो मुलाकात है, क्या राहत साहब का एंगल ठीक है कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, पीछे ये सब एक ही है? नहीं, ये सारे बड़े ज़हीन लोग हैं और बड़े समझदार लोग हैं। एक बंदा समझदार नहीं है जो इन तमाम लोगों से कंप्रोमाइज नहीं करता और उसकी कीमत अदा कर रहा है। ये जब हाथ मिलाएं तब होता है कि ये एलीट क्लास है, और जब वो किसी से हाथ ना मिलाए तो कहते हैं बड़ा जिद्दी है। ठीक है ना, इन्हीं एलीट क्लास को से जब वो हाथ नहीं मिलाता और वो कहता है कि तुम सब मिले हुए हो आपस में और तुम सब लूटने के लिए इकट्ठे हुए हो, तो वो बुरा हो जाता है। असल चीज ये है कि देखें, हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, अब इस्टेब्लिशमेंट फाइनल फैसले की तरफ जा रही है। ठीक है। कल उन्होंने एक फाइनल फैसला दे दिया कि जनरल फैज ने ये किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उन्होंने 9 मई के अंदर मुतशद्दिद कार्रवाइयां जो थी उसमें अपना रोल अदा किया। ठीक है ना? हाँ, अब इससे आप एक बात समझे कि एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के ऊपर कोई छूट देने पे तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाले से कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है और पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो हमें जो आज शेर मरवत ने बात की कि ये डस्ट जो है ना, ये बैठनी चाहिए। इस डस्ट के अंदर जो हम छलांगे मार रहे हैं ना और मौजे कर रहे हैं, इससे बाहर आना चाहिए। जो देखें, कल भी मैंने बात की थी, आज फिर मैं कहता हूं, मैं अखबार का जिम्मेदार हूं। मेरे पास ना 100 खबरें आती है ना, तो उनमें से 60 खबरें होती है पीटीआई के फला बंदे की जमानत कैंसिल हो गई, फला के घर छापा पड़ गया, फला को 9 मई में तलब कर लिया, फला के वारंट जारी हो गए, फला के फर्द जुर्म लग गई, फला के साथ। यार, इससे बाहर कब आएंगे हम भाई? पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है उनके पास। ये सर्दियां आ रही है, मेरे पास एक खातून आई और उन्होंने कोई बात की, मैंने कहा चले मैं करता हूं, मैं जुल्फकार राज जैसे किसी से बात करता हूं। उसने मुझे पता क्या कहा, मेरे बच्चे 3 दिन से फर्श पे सो रहे हैं, उनके पास चादर बिछाने के लिए नहीं है। ये इस मुल्क ये इसलिए बना था यार, हमने इसलिए बनाया था। तू गद्दार है, तू मक्कार है, तू फनकार है, और ये जो बीमार है इसको कौन पूछेगा? इनका कौन वाली? सारा दिन हो जाता है हमें एक ही बकवास सुनते हुए। ये हो गया, फला का जेल, फला को मुकदमा। और भाई, किसने बात करनी है गरीब की, भूखे की किसने बात करनी है? वो जो बीमारों में हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, जिनको दवाइयां नहीं मिलती है, रेडियां रिगड़ते रिगड़ते मर जाते, उनकी किसने बात करनी है? तुम इसलिए हुक्मरान बने थे, तुम इसलिए अपोजिशन में आए थे कि तुम ये लड़ाइयां लड़ते रहो। मैं बतौर पाकिस्तानी मैं मुतालबा करता हूं कि हम भाड़ में जाइए सारे। मुझे जवाब दो कि इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगी कब आसान होगी, किस तरह हम जिएंगे? बेसिक नीड्स तो पूरी हो जाए ना। हमें साफ पानी को मिलता है, ना हमें गैस मिलती है, ना हमें बिजली दस्तयाब है, ओवर बिलिंग होती है, ओवर चार्जेस हमने देने हैं, टैक्स हर तनख्वाहदार ने, दुकानदार ने, हर बंदे ने टैक्स देना है। टैक्स चोरी करने वाली एलीट क्लास वही असेंबलीज के अंदर बैठी हुई है, और फिर इन्हीं असेंबलीज के अंदर से बिल पास होंगे और फिर कहा जाएगा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए ये बिल पास किए हैं। और फिर उसके बाद आपकी बात काट रहा हूं, जी प्लीज। अभी पंजाब असेंबली ने तनख्वाहें बढ़ाई अरकान असेंबली की। हाँ जी, यही भुखे रह गए पाकिस्तानी। फटाफट तुसी तनख्वाह बदवाती है, उनके टीए बढ़ गए, उनके बिजली के बिल मुफ्त है, उनके गैस मुफ्त है, उनका मेडिकल मुफ्त है, सैरे मुफ्त है। तो हमारे पैसों पे मौजे करनी है आपने यार। बिल्कुल। और हम अगर कहें कि हमें हक दो, तो आप कहते हैं जी ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एट द एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो हिसाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल बारी तो आएगी। लेकिन आप तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, हमने अपने प्रोग्राम में जब ब्रेक किया था कि ये पंजाब गवर्नमेंट आई है और आते ही इसने कितने करोड़ पे जो है, आई थिंक 90 बिलियन रुपीस थे जो उन्होंने नई गाड़ियों में और उनके प्रोटोकॉल, कई करोड़ के टायर नहीं बदलवा लिए। फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया है। Exactly. इसमें अरकान असेंबली की फेडरल गवर्नमेंट में तनख्वाहें बढ़ी हैं, बरात बढ़ी हैं। और यही तो बात मैं पहले कर रहा था कि इस पे तो सारे ही मुत्तफिक हैं। इस पे तो आधे सेकंड में बिल आता है, आधे सेकंड में पास हो जाता है। तनख्वाहें अपनी बढ़ जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी की बरात बढ़ गई है, जजेस की बढ़ गई है। जी जी जी, जजेस ने इतना काम किया। 28 साल के बाद कल एक केस सुना है, 28 साल तक जो उनकी अपनी इज्जत रिस्पेक्ट के से रिलेटेड था, फोन टेप करने का 28 साल लग गए।
تو ان کی شاید اسی وجہ سے ان کی بھی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. کیا بات تو یہ جس کا اوپر دال لگ رہا ہے نا, ہاں جس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا وہ بیچارہ بس رو رہا ہے, پٹ رہا ہے, اور جو اوپر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو نواز یعنی ان کے دیکھیں پانی باہر سے آتے ہیں, اسی غریب لوگ میرے پانی مچھر پہ کے, ہمیں تو پانی بھی صاف نہیں دیکھ رہے ہیں, ڈینگی نہ حد ہو گئی. یعنی ہیپاٹائٹس پورے شہر میں بڑھ رہا ہے گندے پانی کی وجہ سے. تو باہر موجود کر شکر کریں آپ لاہور میں ہے, لاہور میں ایٹ لیسٹ آپ کو پانی تو مل رہا ہے, نہیں تو آپ نے بھی فلٹریشن پلانٹس کے بعد وہ کیا ٹینکر مافیاز میں لگے ہونا. مچھر گرا, مچھر فوت ہو گیا پانی کے اندر. زہریلا ہم فاتحہ پڑھتے ہیں, اتنا زہریلا پانی, مچھر بہت ہو گیا ہے. بریک پر جانا ہے مجھے جی, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. کچھ جنرل فیض پر جو کل چارج شیٹ تیار کی گئی تھی, اس کے بعد جو سیاسی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, اس میں خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی تفتیش کی گئی ہے اور پوری تفتیش میں سامنے یہ آیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں میں سر فہرست جنرل فیض صاحب تھے, اور پھر ان کی چارج شیٹ میں یہ بات آئی ہے کہ 50 سے زیادہ سیاستدان تھے جو کہ مسلسل جنرل فیض کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے, اور اس کے بعد ان کے جو ایک پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ ان کے ذریعے تھا. تو مطلب تانے بانے یہ تو پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ایٹ دی اینڈ ایونچولی عمران خان کے لیے مزید گھیرا تنگ کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ نو گو ایریا کے اندر لے کر چلا گیا ہے, تاکہ اگر وہ جنرل فیض کو کوئی معافی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو بھی نہیں ملنی ہے. راحت صاحب, اگر جس طرح ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی میں نے آپ سے, پہلے آئی تھنک وہ شارٹ سنا دیتے ہیں, اس کے بعد میں پوچھتی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کا یہ ذرا شارٹ سنیے. پہلے خواجہ آصف صاحب کا شارٹ آپ نے سنا, عمر ایوب صاحب کا بھی شارٹ ہے ہمارے پاس, وہ بھی سن لیں. وہ جانے مسئلہ, وہ جانے مطلب یہ دونوں جانب سے انداز بیان اور گفتگو آپ نے سن لی ہے. اگر ملٹری کورٹس کے اندر ایک سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے جو کہ سویلین کورٹس کے اندر نہیں ہوتا, کیونکہ کیسز کتنے عرصے سے لٹکے ہوئے ہیں, ان کو تو الیکشن سے پہلے تک تقریباً 32 سال کی دونوں میاں بیوی کو سزا ہو گئی تھی, اور اس کے بعد وہ سزائیں ختم بھی ہو گئی, ضمانتیں بھی مل گئی, پھر نئے کیس بن گئے, نئے کیس کے اندر بھی ان کو ابھی تک گرفتاری میں ڈالا ہوا ہے. تو راحت صاحب کیا نظر آ رہا ہے یہ مذاکرات کے بعد یہ جنرل فیض کو جو کہہ رہے ہیں کہ 50 سے زائد وہ سیاستدانوں سے رابطے میں تھے, کیا ہوگا آگے, واٹ نیکسٹ, کیا جنرل فیض کو سزا ہو جائے گی؟ جنرل فیض کا جو پروجیکٹ تھا عمران خان پروجیکٹ, اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, اس میں کوئی شک ہی نہیں. جنرل فیض صاحب نے ایک کام نہیں کیا, انہوں نے بہت سارے کام کیے. اس میں 50-60 سیاستدانوں سے رابطے تو ثابت ہو گئے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ثابت ہو چکی, اور بھی شاید بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈسپلن فورس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں آپ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ ذاتی جب مرضی آپ کی شامل ہو جاتی ہے, ذاتی پرسنل ایجنڈا اور مفادات شامل ہو جاتے ہیں, اور پھر سوسائٹیز پہ آپ قبضے کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اپنی مرضی کی حکومتیں لانا اور گرانا اپنے مقاصد میں شامل کر لیتے ہیں, درنے اپنے مقاصد میں شامل کر لیتے ہیں, اور پھر آپ اپنے پلان کے اندر یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ کس کو سپہ سالار بننے دینا ہے اور کس کو نہیں بننے دینا, اور اس کے لیے لانگ مارچ نکالتے ہیں. پھر 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, اور 9 مئی کے واقعہ میں یہ شواہد سامنے آتے ہیں کہ کہاں کہاں اٹیک کرنا ہے, اور اس کی انفارمیشن جاتی ہے, اور فیض حمید کا باقاعدہ طور پہ ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں. دیکھیں یہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, فورسز اس کو جو کراس کرتا ہے وہ اپنا ہو یا بگانا, اس کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ اس لیے اس کو بغاوت کہا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر باقاعدہ بغاوت کی کوشش کی گئی, وہاں پہ ایک نیٹ ورک بنانے کی کوشش کی گئی, اور اسی لیے تو 2-3-4 لوگ گرفتار ہیں جو بے شک ریٹائرڈ ہے, لیکن یہ پوری کوشش کی گئی, یہاں تک کوشش کی گئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ صوبائی حکومتیں جو پی ٹی آئی نے ختم کی تھی, فیض حمید کی ایڈوائس تھی, جو پارلیمنٹ سے جب نکلی تھی پی ٹی آئی چھلانگیں مارتی ہوئی, یہ فیض حمید کی ایڈوائس تھی. 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ بھی ان سے ریلیٹ ہو رہا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں. 24 نومبر کا جو معاملہ ہے وہ اب کہا جا رہا ہے کہ فیض کی رہائی کی ایک کوشش ہے. آگے سول نافرمانی کی جو بات ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کی جا رہی ہے, اور جو لانگ مارچ کی میں نے بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ سپہ سالار کی جو نامزدگی اور نامزدگی کے بعد تعیناتی تھی, اس کے عمل کو روکنے کی ایک کاوش تھی. اب یہ سارا کچھ جب ہو گیا اور آپ نے اتنا کچھ کر لیا, اس کے بعد اب جو شواہد سامنے آئے اور جس میں یہ کہا گیا کہ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں, اب اس پہ بھی ایک انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے, کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے کہ
عمران خان کو فیض امین نے استعمال کیا یا عمران خان نے اس کو استعمال کیا، یہ اس پہ بھی یہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. یعنی ایک فیض امین نے اچھی خاصی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا اچھا اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حوث کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اور اپنی ایک فیلڈنگ لگا کے یہاں تک بات ہوتی تھی کہ اس کے اپنے لوگ تھے جو نو کالر آئی ڈی والا نمبر یوز کرتے تھے اور لوگوں کو فون کرتے تھے، بندے اٹھاتے تھے، بندوں سے تمان لیتے تھے. چوہی پرویز لائی صاحب کو ایک کال آئی، یاد ہوگا آپ کو، کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بات کر چکے تھے، زرداری صاحب کے ساتھ بات ہو چکی تھی، اچانک وہ نکلے اور وہ سیدھے بنی گلا پہنچ گئے. پتہ چلا کہ جی ایک کال آئی ہے، اور وہ بعد میں پتہ چلا وہ بھی فیض امین نیٹ ورک سے کسی نے کال کی تھی مینج کر کے. پھر بشرا بی بی بھی ان کی پروڈکٹ ہے، بشرا بی بی کے ذریعے سارا سسٹم جس طرح چلایا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس چلایا گیا، عمران خان کو جس طرح چلایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو مونے سلاحی پہ بات تھی کہ مونے سلاحی اس کو لے گئے ہیں. آپ نے جتنی لمبی چارٹ شیٹ سنا دی ہے نا، وہ یہ بتا دیں راحت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اتنی چیزیں آپ نے جو کنوائی ہیں، کمیٹی بنے، یہ بنے، سزا ہوگی؟ سزا ہوگی؟ دیکھیں میں ایک بات اور کر کے پھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ یہ تھی کہ یہاں تک تھی کہ سپاہ سالار جب نامزد ہو گئے، تعیناتی ہو گئی، اور اس کے بعد ایک پٹیشن تیار کی گئی، وہ کچھ وکیلوں کے پاس بھیجی گئی اور بندیال صاحب کو آن بورڈ کیا گیا. یہاں تک میں آپ کو یہ حقائق بیان کر رہا ہوں. اور یہ الگ بات ہے کہ کسی وکیل نے پٹیشن کے اوپر سائن نہیں کیے، اچھا ان کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ واپس چلی گئی. میرے ایک واقع وکیل تھے، اس کے پاس بھیجی گئی، انہوں نے سائن نہیں کیے. ٹھیک ہو. اب یہ تو آخری کوشش کی گئی پوری طرح سے، لیکن دال نہیں گلی. اب مجھے لگتا ہے کہ جی سزا سے تو کسی صورت میں جنرل فیض نہیں بچیں گے، اور سزا تو بہت زیادہ ہوگی اور خوفناک سزا ہو سکتی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کہا گیا کہ مضموم سیاسی مقاصد، تو اس کا مطلب سیاسی مقاصد کو کسان اتحاد پارٹی کو تو وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، اور بینیفیشری تھے جناب قبلہ بانی پی ٹی آئی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے کام شروع ہوگا اور وہاں تک جائے گا. فیصل واؤڈر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کل کی کہ جو یہ تحریک چلا رہی ہیں سول نافرمانی کی، وہ اصل میں صرف جنرل فیض کو بچانے کے لیے چلا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ان کو سزا ہو کے رہنی ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ اور مچھر والا پانی آپ کیوں پی رہے ہیں؟ شہید ہوا تھا اس میں مچھر آپ کا. نہیں وہ میں نے پانی کا پانی ضائع نہ ہو، میں نے مچھر نکال دیا، لیکن وہ بڑا ہی عجیب و غریب نکلا. میں نے نکالا تو مجھے کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا. میں نے کہا یار مچھر صاحب میں نے تو آپ کو نکالا ہے تو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. میں کہہ رہا تو پرائم منسٹر رہتا نہیں. آپ نے صحیح ٹائم پہ اس کی جان نہیں بچائی، اس وجہ سے صحیح ٹائم پہ جان بچاتے نا. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو مچھر بھی تھا مطلب مسلم لیگ اس کی فیملی لڑنے آ جائے گی، بھائی بہنیں سب آ جائیں گی، بیٹیاں بھی آ جائیں گی. میں نے اس لیے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے تجھے نکالنے میں. نظریاتی مچھر سے نظریاتی نہیں، حشریاتی مچھر ہے. اچھا جی دیکھیں بات سنیں، میں پہلے دن سے اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ سیاست دانوں کو اپنی بقا کے لیے، دوسرے کو کچلنے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمیں ان کو منہ نہیں لگانا، ان کو اپنی لڑائی لڑنے دیں. لیکن میرے کچھ آج خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی نا، اچھا یہ بات میں اب دہراتا ہی نہیں کہ خواجہ آصف صاحب سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ 2 دفعہ کامیاب ہوئے تو آپ نے کس کو میسج کیا تھا، کس جنرل کو میسج کر کے آپ کامیاب ہوئے تھے. ہارے ہوئے خاتون سے، آٹا روٹی پکاتی ہوئی ایک گھریلو خاتون سے آپ ہار گئے، اور اس کے بعد کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی بھول کے آپ ایک جنرل صاحب کو میسج کر کے اور آپ کامیاب ہو گئے. اب مجھے 2-3 سوال ہیں، ذرا مجھے بتائیے، یہ سیاست میں جنرلز کو کوٹھیاں کس نے بنا کے دی تھی؟ یہ ایک ڈکٹیٹر کو جس نے آئین بنانے والے کو پھانسی دی تھی، روحانی باپ کس نے کہا تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف آئی جی آئی سے پیسے لے کے عدم اعتماد کون لے کے آیا تھا؟ جنرلز کو بی ایم ڈبلیوز کس نے پیش کی تھی؟ لندن میں بیٹھ کر باجوہ صاحب کے خلاف تقریریں کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ شہباز شریف صاحب نے خود اعتراف کیا کہ مجھے بلا کے باجوہ صاحب نے کہا کہ جی آپ یہ لے لیں پنجاب بھی اور وفاق بتائیں کیسے ہوگا، یہ وہ ہوگا. یہ تو آن ریکارڈ ہے. شہباز شریف صاحب کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ آپ نے کیوں جا کے ملاقات کی تھی ایک جنرل سے، اور ان جنرل صاحب کو بھی، باجوہ صاحب کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے کسی کو بلا کے کہا کہ آپ حکومت ہم آپ کو دے دیتے ہیں.
फिर आदम एतमाद आई। कौन पूछेगा ये? मैं बताता हूँ कौन पूछेगा। मैं आ रहा हूँ। आपने पिंक स्वेटर पहना है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। नहीं, ये बात नहीं ये है। मैंने अभी सवाल नहीं किया, मैंने अच्छा। तो जो सवालों के पीछे छुपे हुए सवाल है ना, वो किए कि ये अदम एतमाद कैसे आई, ठीक है, कैसे भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ, कैसे अचानक आपके पेट में दर्द हुआ कि जी हमने महंगाई के खिलाफ खड़े होना। चलाएं वो क्लिप, कल चलाइए अपने प्रोग्राम में, जो कह के ये आए थे कि हम तो महंगाई खत्म करने आए, और फिर उसके बाद आपने महंगाई के आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है ना, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, देखें बात यह है कि बिल्कुल जो लोग इस गंदे घिनौने खेल में शामिल है ना, वो सब पकड़े। और यहाँ पे एक बारीक चीज सुन लें जी। उन्होंने कहा है आज अंसार अब्बासी की जो खबर थी कि वो फैज साहब 50 सियासतदानों के साथ राब्ते में थे। आपने वो गाना सुना है कि सब फड़े जाएंगे जी, सारे फड़े जाएंगे, फिक्र न कर बीबा, सब फड़े जाएंगे। ये तो सारे पकड़े जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी थाने के बाहर ये सब सियासतदानों ने एक दूसरे की कमीज ऐसे पकड़ रखी होनी है और ये लाइन में खड़े होने। अगर ये सारे लाइन में खड़े हो गए तो फिर पाकिस्तान के सियासत का चेहरा कहां चला जाएगा? सारे एक हमाम में सारी एक चाहिए। अच्छा, सबने वैसे मौके पे इसमें अपने हर्ज फायदों कोई नहीं है सियासतदानों के या वैसे ब्यूरोक्रेट्स के, आपस में राब्ते होते हैं, राब्ते होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो 50 सियासतदानों के साथ राब्ते में थे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात है। बात ये है कि उसमें उनके काम में इन्फ्लुएंस कितना किया, उनसे अपने काम कितने निकलवाए, या फिर उन्होंने जनरल से कितने काम निकलवाए। बात तो ये मैं है। अर्ज करूं, देखिए मैं एक सहाफी हूं, जुल्फकार राहत एक सहाफी है। Yes. ठीक है, इसका काम है खबर का पीछा करना, इसका काम है खबरें लेके आना। अब हमारे जो सोर्स हैं, अगर वो हमें खबर दे रहे हैं तो हम तो जर्नलिस्ट है ना। एक सियासतदान का काम है सियासत करना, राइट। उसका काम है अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना, उसे कहीं से भी मिल रही हो। Absolutely. ठीक है ना, हाँ, वो अनफेयर मीन्स ना यूज करे। बात तो ये ठीक है ना, आईएसआई से पैसे ना पकड़ ले, उसामा बिन लादेन से पैसे ना पकड़ ले। ठीक है, बाकी सियासतदान ने सियासत नहीं करनी तो और क्या करना है? ये 50 लोग जो राब्ते में, ये खाली पीटीआई के नहीं है। I mean, हाँ। इसमें आप मौलाना फजलुर रहमान साहब, जुल्फकार राहत साहब, आप आगे बताइएगा, जब उन्होंने अब लॉन्ग मार्च किया वापसी में, उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें श्योरिटी दे दी गई है कि ये 4 इस्तीफे आने वाले। किसने दी थी? किससे मिले थे? किसके कहने पे गए थे? बल्कि तरीके लबैक का जो धरना था, हाँ, और उस एग्जैक्टली, धरने सबसे के बड़ी एग्जांपल है। खात्मे के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जनरल फैज के साइन थे, yes, दस्तखत थे। दस्तखत फिर आपको याद होगा कि वहीं पे एक धरना हुआ जिसमें जाते हुए जनरल फैज साहब की हिदायत पे कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए। जी। तो जनरल फैज साहब क्रीज के बाहर आके छक्के चौके तो लगाते रहे हैं, खेले तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन देखिए बात चीजें फिर आपके गले पड़ जाती हैं। देखिए आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें अदारा ये कह रहा है कि भाई ठीक है, ये बातें तो समझ आती हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट में थी, हमने कही थी, ये अकॉर्डिंग टू द सिस्टम थी। यहाँ पे जो जाके आगे आप खुद छक्के चौके मारते रहे हैं उसका हिसाब दें। और उस पे ऐसे नहीं होता, हवा में बातें नहीं होती, एक एक इल्जाम उसके सामने रख के उसकी तस्दीक या तरदीद करवाई जाती है। Right. और मेरी इतला ये है कि इसका कोई वीडियो, फैज साहब का कोई वीडियो बयान भी शायद कोई रिकॉर्ड हुआ है, वो भी सामने आ सकता है। लेकिन आखिरी वक्त तक आप अंदाजा करें, वो तो वादा मुआफ गवाह भी बन सकते हैं इमरान खान के इस अजीम अगेंस्ट। शख्स का अंदाजा करें हाँ। कि ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी आखिरी वक्त तक राब्ता रखे हुए थे। 26 तारीख को, 26 नवंबर को, 29 को आर्मी चीफ ने बनना था, 26 को मसूद की जूम के ऊपर मीटिंग थी जो नवाज शरीफ ने इनकार किया, और जिस दोस्त करवा रहा था वो मेरा दोस्त था, बीच में था। अच्छा। और जूम के ऊपर भाईजान ये यकीनदानी करवा रहे थे कि मैं पीटीआई को फारग कर दूंगा, डिसमेंटल कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। सारे दोस्त बड़े इसके, वकील इसका दोस्त है, पीटीआई को तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैंने बनाई है, मैं खत्म कर दूंगा, मुझे एक दफा आजमाए तो सही। बिल्कुल ठीक हो गया वो तो ये, उन्होंने आगे से कॉल अटेंड नहीं की, बिल्कुल ठीक टाइम हो। था, लेकिन बाजवा उसके साहब बाद की कर चुके थे अटेंड, बाजवा साहब की कॉल अटेंड हो चुकी थी तब। बट एट द एंड इवेंचुअली वी मस्ट अप्रिशिएट जनरल आसिम मुनीर कि उन्होंने आके ये नहीं किया कि जी सिर्फ बाकी सबका एहतसाब होगा, अपना नहीं होगा। आई मीन अगर वो जनरल फैज को यहां तक आ गए हैं, इतने बड़े रैंक के ऑफिसर को उन्होंने चार्जशीट कर दिया है, तो फिर वी मस्ट अप्रिशिएट जनरल आसिम मुनीर ने बिला तफरीक जो है वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाया है। मुझे ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ईरानी सुप्रीम लीडर का, क्योंकि ये खबर बड़ी थी और हम लोगों ने प्रोग्राम में इसको उस तरह से डिस्कस नहीं किया, तो ईरानी सुप्रीम लीडर का एक बहुत ही अहम बयान कि शाम में जो बशार की हुकूमत का खात्मा हुआ है, बशारुल असद की, वो बेसिकली पड़ोसी ममालिक इजराइल और अमेरिका पे उन्होंने कहा है कि ये उनकी वजह से उन्होंने खात्मा किया है और ये सब उनके कहने पर हुआ है। वैसे इंटरनेशनली आप देखें कि कितना रिजीम चेंज हो रहा है। हम जनूबी कोरिया का जिक्र करते हैं कि वहां पर मार्शल आया, फिर उसके बाद खत्म हो गया, फिर उसके बाद हुकूमतें बदलती नजर आ रही हैं आपको। सऊदी अरब के अंदर MBS के आने के बाद हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब ये ईरान के अंदर जो है एक नई लीडरशिप आई है, फिर इसी तरह शाम के अंदर एक नई लीडरशिप आ रही है, बांग्लादेश के अंदर एक नई लीडरशिप आ रही है। रिजीम चेंज का ओवरऑल ये सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर खैर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासी तकाजे हैं और सियासी हालात है वो इन ममालिक से एटलीस्ट बहुत मुख्तलिफ है। तो ये जितना इंटरनेशनल चेंज आ रहा है, राहत साहब क्या देख रहे हैं ये आगे आने वाली जो जंग है, उस जंग पे भी इसके लाजमी बात है असरात होंगे। किस तरीके से ये जंग खत्म हो सकती है और कोई फलस्तीन का मसला हल हो सकता है? ये आज का मामला नहीं है। ये मुख्तलिफ औकात के अंदर, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो इस तरह के ममालिक होते हैं, वो बेचारे हमेशा ही शोरशदा सूरत हाल का सामना करते रहते हैं। और जो सुपर पावर्स होती हैं वो अपना खेल वहां पे खेलती रहती हैं। लेकिन ये शाम हो जाए, उर्दन हो जाए और इस तरह के जो ममालिक हैं, इसकी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि ये इसराइल के साथ लगते हैं और इसराइल का वहां पे बराह रास्त इन्फ्लुएंस है। हमास का और हिजबुल्लाह को वहां से सपोर्ट मिलती रही, तो इसकी एक खास वजह से इसराइल का वहां पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। अब बशारुल असद वहां से जब निकले हैं और उनका कोई 52 साल या 53 साल इक़्तिदार का सूरज ग्रूब हुआ, तो वहां से वो जहाज पे उड़े और सीधे मॉस्को पहुंच गए। अब सवाल ये कि ये बड़ी जो सुपर पावर्स है, किस किस का इंटरेस्ट है, यानी प्यूटन का इंटरेस्ट उस रजीम के साथ था जो वहां से फारिग हुई, और जो आज वहां पे आई है उसको इसराइल के साथ जोड़ा जा रहा है। फिर ईरान इसमें कूद गया है। ईरान का ये इशू है कि उनके बिल्कुल ही पड़ोस के अंदर ये सारा तमाशा लगा हुआ है, तो ईरान उससे अलग थलग नहीं रह सकता, और वो इस पे बहुत ज्यादा अलर्ट है और वार्निंग दे रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह वहां पे जो भी सूरत हाल है वो बराह रास्त अफेक्ट होती है इसराइल के ऊपर। इसराइल की वजह से फिर अमरीका कूद पड़ता है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक है एक तरह से। और ये रजीम चेंज का मामला को पहली दफा नहीं हुआ, ये शाम तो बहुत पहले से डिस्टर्ब है, इराक है, ये सारे ममालिक के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है। और इसके पीछे अल्टीमेटली अब जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो यही पता चलता है कि ये सुपर पावर्स हैं। सुपर पावर्स ने और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये कोई ना कोई अपना एजेंडा इस तरह का रखते हैं। वहां पे किसी गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं होने देते, अगर होने देते हैं तो वो इनका कोई बच्चा जमुरा होता है, और वहां से ये वसाइल को इसी तरह लूटते रहते हैं जैसे अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने किया। बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब, आगे ये सब कुछ जो रजीम चेंज वाला ऑपरेशन हुआ है, ये शाम के अंदर जो चला है, इजराइल की जाहिर आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ होगा ना, तो अब आगे शाम का रोल क्या हो सकता है इस पूरी जंग के अंदर? अच्छा फिजा, देखिए एक बात समझे कि इसराइल इस वक्त 5 इस्लामी ममालिक के ऊपर हमलावर है, ठीक है। वो जहां चाहता है बमबारी कर देता है, जहां चाहता है डिवाइस से लोगों को मार देता है, और मुजरिम भी मुसलमान है, दहशतगर्द भी मुसलमान है। इसराइल ने गजा को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया, मुजरिम मुसलमान है जी। उसने लेबनान में सैकड़ों बंदे मार दिए, मुजरिम मुसलमान है। उसने शाम के अंदर ये जो सारी गेम हुई उसमें रोल अदा किया, बंदे मरे, मुजरिम मुसलमान है। हजरत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान ग्रोह दर ग्रोह में बढ़ जाएंगे। एक ग्रोह शाम में, एक यमन में, एक इराक में हो गई। अब आप देखें कि क्या बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही नहीं नजर आ रहा हमें सब कुछ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था? बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अब वो हालांकि वो आपने जो आगे फिर जब वो साहबा ने पूछा कि फिर क्या करना चाहिए, तो आपने कहा कि शाम को इख्तियार करो, क्योंकि वो अल्लाह की चुनिदा जमीन है। यहाँ पे अंबिया की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मदफन है। हमारे लिए शाम का मतलब कुछ और है। लेकिन जो रिजीम चेंज की आप बात कर रही है ना, एक्चुअली मेरी बात आप याद रखिएगा कि ये अब हम पहुंच गए ऑलमोस्ट ईरान के सर पे। जी जी। इन्होंने इराक को तबाह कर दिया,
मिस्र को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, लेबनान को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, यमन को तबाह कर दिया। अब बारी है ईरान की, ठीक है, और अल्लाह ना करे कि उसके बाद पाकिस्तान की बारी आए। हाँ। क्योंकि जो एक माइंडसेट काम कर रहा है ना ज्यूइश, वो ये है कि उन्होंने नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक ऐसा निजाम बनाना है जिसमें उनका मुकम्मल कंट्रोल हो जाए। वो अमेरिका के साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर, मैं उनका पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया कि बाय हुक और क्रूक हमने जो तेल पैदा करने वाले मुल्क है ना उन पर कब्जा करना है, और उन्होंने कर लिया। ठीक हो गया। सारे खलीज वो जो आई थी वो क्या थी, अमेरिकन गलबा था। अब इसराइल का गलबा जुल्फकार, आप देखो ना कि तमाम ममालिक के ऊपर वो बमबारी कर रहे हैं, तमाम ममालिक में बंदे मार रहे हैं, मिस्र में मारे, लेबनान में मारे, शाम में मारे, इराक में मारे, हर तरफ है। ईरान के अंदर मुसलमान। घुस के, ईरान के अंदर ही बना। हाँ, ईरान और मुसलमान दहशतगर्द है। तो उसकी रीजन, आखिरी एक जुमला जी, जी, सुनिए, प्लीज। है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मुफाजात। हम लोग, हमारे हुक्मरान हाँ। इतने खौफजदा और बेशर्मी की हद तक खौफजदा लोग हैं। उसकी वजह क्या है? अमेरिका ने अपने मुखालिफों को चुन चुन के निशाने बुलंद बनाए। भुट्टो को फांसी दी, क्या कहते हैं, अनवर सदात को मारा, जमाल अब्दुल नासिर को मारा, फिर क्यों आप आ जाए इराक को मारा, फिर आपने लीबिया को मारा, आपने कोई शाह फैसल को मारा, आपने चुन चुन के लोगों को मारा और बताया कि हमने मारा है, ठीक है, ताकि आगे वो फिर सारे कान लपेट के बैठ जाए, और सारे कान लपेट के बैठ गए। यही ये बात है। जो आपने पूरी दुनिया का चौधरी बनना होता है और फिर सुपर पावर बनना होता है और फिर अपना नेटवर्क बचाना होता है, अगर ये सारा कुछ आप बदमाशी नहीं करेंगे तो वो बचेगा ही नहीं। मिसाल के तौर पे आपका कोई एजेंट कहीं पकड़ा जाता है तो अमेरिका पूरा जोर लगा देता है। रेमंड डेविस को देख लें, तो वो इसलिए करता है कि अगर वो ना करे तो उसका पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाए पूरी दुनिया में, अगले दिन ही कोई उसके लिए काम ही ना करे। ग्रेट अमेरिका तो वो इसी वजह पूरा उसको सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह वो अपने मफादात का पीछा करता है। वो कहता है जी अमेरिका का दुश्मन दुनिया की किसी तय में होगा, हम निकालेंगे और उसको मारेंगे। ये तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि हमारे लोग कहीं मर जाए, 100 मर जाए, 500 मर जाए, हमारे शहरी रोते रहे, डूब जाए, मर जाए, कोई पूछते ही नहीं, एक फिजा परवाह ही नहीं करता। एंडिंग करनी है। देखें, कौमों को समझ आ जाती है। रेमंड डेविस ने बंदे मारे, वो यहां से ले गए। अच्छा, जब रेमंड डेविस को छुड़ाने वो आए ना, उन्होंने भी 3 बंदे मार दिए गाड़ी के नीचे देके। और हमारा क्या हुआ कि हमारी बेटी को वो हमारी सरजमीन से उठा के ले गए, और आज तक असी मिन्नता करने आए तो अंदाजा ला लो खुद मुख्तारी हम कहाँ खड़े हैं। हम डॉक्टर आफिया को अभी तक बाजियाब क्या करवाना है, मिन्नतें से ही चलता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम उन्हें आंखें दिखाएं, अगर आंखें दिखा दी तो वापस हमें पैसे नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली, हमारी एड बंद हो जाएगी, ना वर्ल्ड बैंक हमें देगा, ना IMF हमें कुछ देगा, क्योंकि ये सब उसके इशारे पर है। अब जो जंगें लड़ी जाती हैं वो इकोनॉमी बेस्ड वॉर्स होती हैं, वो अब ये छुरियां तलवारें ऐसे नहीं होती, इकोनॉमी बेस्ड होती हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमी का तो अल्लाह ही हाफिज है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।